बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें? यह सवाल उन सभी स्टूडेंट के मन में उठ रहा होगा जिनको बोर्ड एग्जाम देना है। स्टूडेंट, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं मालूम होगा तो आप अच्छा मार्क अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट को देखने के बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको बोर्ड एग्जाम देना है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें ताकि हम 100 to 95% मार्क अचीव कर सकें, यानी कि बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं मालूम होगा तब तक आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका मालूम हो जाएगा, ठीक है, जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कॉपी लिख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जब पेपर दिया जाएगा आपको नेम लिखना होगा। मैंने यहाँ पर अपना नेम लिख दिया है, ठीक है। आपको रूल नंबर लिखना होगा, मैंने XYZ लिखा है, यहाँ पर आपको अपना रूल नंबर डालना है, ठीक है। कॉपी थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहेगा। क्लास आपको लिखना है, जिस क्लास में आप हैं उसको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट, डेट, सब कुछ आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा जो पहले लिखना होता है हमें। उसके बाद में अब हम कॉपी लिखेंगे, और कॉपी जो लिखेंगे वो हम मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर जारी किया गया है हिंदी का, उसी क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और कॉपी लिखना भी सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर हिंदी है, ठीक है, आपके पास समय है, पूर्णांक है, पूरा पेपर मैंने यहाँ पर रखा है। पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ध्यान से लास्ट तक देखना है और इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, अपना नाम और रूल नंबर डालने के बाद सबसे पहले आपको जब कॉपी मिलेगी तो आपको यहाँ पर स्केल की सहायता से, देखिए स्केल की सहायता से आपको यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं, ऐसे आपको 2 लाइन यहां पर ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपको थोड़ा सही से करना है यहां पर, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको पेपर, क्वेश्चन पेपर जो आपका है उसको लेना है, ठीक है। अब देखिए, जब आप कॉपी लिख रहे हैं तो आपको अपनी क्लियरनेस का ध्यान देना है कि आप कितना साफ सुथरा लिखते हैं, ठीक है। आपको लाइन जो है एकदम सीधी पारनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है कक्षा 12 हिंदी, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। आपको सबसे पहले पेपर पूरा पढ़ना है 15 मिनट। अब देखिए आपका यहाँ पर खंड का लिखा हुआ है, तो आपको पता चल चुका होगा कि सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या होगा, खंड का, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पेपर है ये 2 भाग में है, खंड का और खंड खा। तो यहां पर हम डालेंगे खंड का, ठीक है, खंड का। अब हमने हेडिंग डाल दिया। अब आपको अंडरलाइन करना है पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से। देखिए यहां पर आपको अंडरलाइन कर देना है जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से आपको अंडरलाइन करना है। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, आपको धीरे धीरे समझना है, ठीक है। अब खंड का के बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 1 है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 आपको डालना है, हेडिंग डालना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 हमने यहां पर डाल दिया। अब फिर से आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से यहां पर अंडरलाइन कर देना है। ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 हमने डाला। अब जो पहला क्वेश्चन है इसमें का खा गा घा अंगा, देखिए का खा गा घा अंगा करके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमें क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 हमने डाला। अब हमें लिखना है का, ठीक है। यहां पर हमें लिखना है का लिखना है। अब का कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, का कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, कौन है, फर्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड है संपूर्णानंद, थर्ड है मोहन राकेश, फोर्थ है रामकृष्ण दास। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है इसके लेखक संपूर्णानंद जी हैं। तो हमें यहां पर लिखना है का कौन सा सही है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। का सेकंड वाला ऑप्शन है क्या, संपूर्णानंद, ठीक है। क्या है, संपूर्णानंद, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन सही है, संपूर्णानंद, ठीक है। तो संपूर्णानंद वाला हमारा ऑप्शन सही है, तो इसको ब्रैकेट में ऐसे कर देना है, यानी कि का हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, संपूर्णानंद, ठीक है। आंसर लिख देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को उतारना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 1 का हमने का सही किया। खा प्रश्न अब हम डालेंगे, लल्लू लाल की रचना है, कौन सी, तो लल्लू लाल की रचना इनमें से प्रेम सागर है, सेकंड ऑप्शन सही है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अब खा, ठीक है।
यहां पर लिखेंगे खा। खा का कौन सा सही है? इसका भी सेकंड सही है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे और लिखेंगे प्रेम सागर। प्रेम सागर, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ऐसे तीसरा देखिए, तीसरा हमारा है पर्दा गा वाला है, पर्दा कहानी के लेखक है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यशपाल। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे गा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4 सही है। ठीक है, यशपाल, यशपाल। अभी तो मैं बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूं, इसके आगे के जो गद्यांश पद्यांश सब कुछ सॉल्व होंगे उसको भी आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद घा वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर घा वाला हमारा है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, कौन है बताइए? आवारा मसीहा के रचनाकार फर्स्ट ऑप्शन से विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे घा वाले का कौन सा सही है? घा वाले का हमारा फर्स्ट सही है, फर्स्ट, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आ गया? उसके बाद में हमारा आता है लास्ट नंबर, प्रश्न नंबर 1 का अंगा। देखिए ये, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। तो अंगा है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, तो हम लिखेंगे यहां पर अंगा। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है, ध्यान से देखिएगा पूरा। ठीक है, तो इसका 4th ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आप और सुंदर लिख सकते हैं, और सुंदर लिखने का प्रयास करें। ठीक है, आपको ध्यान देना है, जितना अच्छा आप लिख सकते हैं उतना अच्छा आप लोग लिखें। उसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, प्रश्नोत्तर नंबर 2। देखिए यहां पर 2 है। ठीक है, इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, काखा गखा अंगा करके, हिंदी गद्य, हिंदी पद्य साहित्य से। ठीक है, तो हम यहां पर हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, यहां पर हम हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर। आपको अच्छे से अच्छा पेन यूज करना है। ठीक है, रेड और इस सब का पेन का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब हम हेडिंग डालेंगे 2। ठीक है, अब यहां पर भी आपको स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, जिस तरह आप कर सकते हैं कीजिए, जितना अच्छा आप लिख सकते हैं लिखिए। ठीक है, जितना साफ सुथरा आपकी कॉपी रहेगी, फर्स्ट सेकंड पेज तो आपका और भी सुंदर रहना चाहिए। अब इसका भी हम काखा गाघा अंगा करके आंसर देंगे, तो हम पहले ही लिख देते हैं, चलिए काखा। ठीक है, का। तो का कौन सा सही है? देखिए यहां पर है कामायनी किस युग की रचना है? बताइए कामायनी किस युग की रचना है? तो आपके पास ऑप्शंस यहां पर हैं, देखिए ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है द्विवेदी युग, सेकंड है छायावादी युग, थर्ड है भारतीय युग, फोर्थ है प्रगतिवादी युग। तो जो कामायनी है ये छायावादी युग की रचना है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये सेकंड है क्या? छायावादी युग। छायावादी युग, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, अब देखिए खा डालते हैं, खा वाला। तो आप चाहें तो काखा गाघा अंगा करके डाल सकते हैं, काखा गा घा अंगा। ठीक है, आप साथ में भी डाल सकते हैं, पहले भी। तो देखिए खा वाला हमारा है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? बताइए। तो इनमें से प्रगतिवादी युग का कवि है अग्रदास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, तो हम लिखेंगे फर्स्ट। खा का फर्स्ट सही है अग्रदास, अग्रदास। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप प्रश्न नंबर ग हमारा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1943। 43 तार सप्तक। ठीक है, तो 1943 भी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। तो ऐसे ही आपको ऐसे ऐसे लिख देना, ये तो आपको पता ही होगा, आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर कैसे लिखना है। अब घा वाला देखिए हमारा है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है कामायनी, ये द्विवेदी युग की नहीं है, क्योंकि ये छायावादी युग की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है कामायनी। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन है, तो हमने कामायनी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन यहां पर है, देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी रचना है जो कि महाकाव्य नहीं है? तो इसमें से जो चौथा ऑप्शन है मामा, ये रचना महाकाव्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा है मामा। ठीक है, ये महाकाव्य नहीं है, बाकी सब महाकाव्य हैं। तो इस प्रकार से अगर आप आंसर लिखेंगे, आपको 10 में 10 नंबर पूरा दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3। ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 आपको लिखना है। मैंने नेक्स्ट पेज यहाँ पर किया है, तो नेक्स्ट पेज हम लाइन पार देते हैं। आपको पहले ही पूरे लाइन पार ड्रॉ कर लेनी है। जब आपको पेपर नहीं मिलता, सिर्फ कॉपी मिलती है, आपको पहले ही लाइंस को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 पर हम आते हैं। यह है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है, इस 10 नंबर का रहता है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं और पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। अब इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे, इस गद्यांश से रिलेटेड, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट हो गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको पहले बताना है कि इसका संदर्भ ये किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, ठीक है। और वहां पर 4 क्वेश्चन और रहेंगे। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, और भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब यहां मान लीजिए आपको ये गद्यांश नहीं पता तो अथवा लगा है, आप ये वाला गद्यांश कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ही करना है, तो चलिए हम पहला वाला ही करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा देखिए है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का आंसर देंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो इसको लिखने से पहले हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है। तो यहां पर हम लोग डालेंगे हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है। हमने यहां पर हेडिंग डाल दिया है प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा हमने अभी किया था। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करने से पहले एक काम करना है, क्योंकि आपके पास 2 गद्यांश दिए गए हैं, ठीक है। 2 में से एक करना है। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने ये पहला वाला किया है। क्या कीजिए, आप धरती माता लिखकर जो लास्ट में है आवश्यक है, इसको लिख दीजिए। जैसे देखिए बता रहा हूं अभी, धरती माता, ठीक है। फिर डॉट डॉट कर दीजिए आप ऐसे ऐसे, ताकि एग्जामिनर को यह स्पष्ट हो सके कि आपने इसी गद्यांश को किया है, ठीक है। अब आवश्यक है, ठीक है, हमने लिख दिया। इससे होगा क्या, इससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आपने इसी गद्यांश को किया है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए ये जो है राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फर्स्ट तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट है संदर्भ, ठीक है। फर्स्ट है संदर्भ। अब आपको स्केल की सहायता से इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करना है स्केल से, ठीक है। अब हम संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। देखिए मैं संदर्भ लिख दे रहा हूं, बाकी आपको बताऊंगा अभी कि कॉपी पूरा कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, देखिए कौन सा भाग है ये, ब्लैक पेन का यूज करेंगे हम, गद्य भाग। आप जितना अच्छा लिख सकते हैं, जितना सुंदर लिख सकते हैं, उतना अच्छा आप लिखिए, लेकिन अपने टाइम को मैनेज करते हुए, ठीक है। गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता। अब आपको लिखना है लेखक का नाम लिखेंगे डॉक्टर, ब्लैक पेन से लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। हो सके तो इसको अंडरलाइन भी आप लोग कर दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। इसके लेखक हैं इस चैप्टर के, अग्रवाल द्वारा लिखित। अब हम लिखेंगे पाठ का नाम। देखिए संदर्भ लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। पाठ का नाम हमारा राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। आपको और अच्छे से लिखना है, जितना अच्छा आप लिख सकते हैं। जो पेन आप यूज करें उसको 1-2 दिन आप चला कर ले जाइएगा, ताकि अच्छे से लिख जाए, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध
से अवतरित है, अवतरित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, कि धरती माता, पहले लिखना है आपको, इस प्रकार से लिखना है। फिर लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 संदर्भ। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि इस उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, तो हमने संदर्भ लिखा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव नारायण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। तो ये हमारा संदर्भ हो चुका है। ठीक है, अब हम देखिए अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, धरती माता धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, यानी कि धरती जो है ये वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम दूसरा आंसर यहां पर लिखेंगे सेकंड वाला। ठीक है, तो लिखेंगे हम कि धरती वसुंधरा, धरती, थोड़ा अच्छे से आपको लिखना है। ठीक है, मुझसे जो गलती हो जाए, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, मैं एक पैटर्न बता रहा हूं कि आपको इस प्रकार से लिखना है। उतनी अच्छी राइटिंग अगर मेरी नहीं है तो आपको, तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप अपने राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से लिखिएगा। तो धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है, इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती, क्योंकि धरती माता की कोख, माता की कोख, धरती माता की कोख में विभिन्न प्रकार की, में विभिन्न, इन सबका आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां, मूल्यवान निधियां, निधियां का मतलब क्या होगा, वस्तुएं। ठीक है, निधियां का मतलब वस्तुएं, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे वस्तुएं। ठीक है, भरी हुई हैं, भरी हुई हैं। तो धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां, वस्तुएं भरी हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर जो है हमारे जो गद्यांश दिया गया है उसमें है। ठीक है, तो अभी हमने 2 क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपका क्वेश्चन था यहाँ पर। ठीक है, जो आपका ये क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर ये। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ये जो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। देखिए इसके नीचे अंडरलाइन है, तो इसी इतने का आपको व्याख्या करना है, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक जितने अंडरलाइन है। ठीक है, तो चलिए व्याख्या लिखते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है ताकि आपका ज्यादा समय ना वेस्ट हो, आप लिखने का तरीका आपको पता चल सके। दूसरा पेज मैंने यूज किया तो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ वसुओं यानी कि रत्नों को धारण करने वाली भी है। तो इतना आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हमारा आता है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है आपके गद्यांश में, तो इसका हम चौथा लिखेंगे आंसर कि पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको 3rd 4th 5th करके आंसर लिखना है। 5th है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें इन सब की जांच पड़ताल करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अब यहाँ पर हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 3 भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, जो प्रश्नोत्तर नंबर 3 था वो हमारा क्लियर होगा। अथवा वाला करने की हमें कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमने उस क्वेश्चन को कर दिया है। ठीक है, आपको एक ही गद्यांश सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग अपना प्रश्नोत्तर नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 4 हमारा क्या है, ये पद्यांश है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वही चीज है, बस आपको हिंदी पद्य में से पद्यांश दे दिया गया है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यह दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत फे हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रुको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर से लिया गया है और इसमें भी अथवा करके दिया रहेगा। चलिए देखते हैं।
तो आगे थोड़ा सा और भी है और इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आंसर आपको देना है। यहाँ पर भी अथवा है, अगर मान लीजिए ऊपर वाला आपको नहीं पता तो ये वाला आप कर सकते हैं। तो गद्यांश में हमने ऊपर वाला किया, चलिए इसमें दूसरा करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जो पता है वही आपको करना है। मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, देखिए अथवा लगा कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना को ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की यो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, धीरे धीरे परसुख की क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश है, पद्यांश है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों का आंसर हमें देना है। ठीक है, फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए जैसे उसमें था। ठीक है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि इन दोनों लाइन का आपको व्याख्या करना है। तीसरा है राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं। चौथा है होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। और पांचवा है जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नोत्तर नंबर 4 डालकर इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों का हेडिंग रहेगा जो उसमें था, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 हमने डाल दिया। अब आपको स्केल की सहायता से इसमें लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मैं अभी हम लोगों ने कई किया था, ऐसे लाइन आपको ड्रॉ करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे मैंने उसमें बताया था, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने कौन सा पद्यांश किया है, तो हम लज्जाशील पथिक लिखकर यहाँ पर भूतांगना को लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो सके कि आपने यही वाला किया है। तो लिखेंगे लज्जाशील और फिर डॉट डॉट करके लिख देंगे हम भूतांगना को। ठीक है, समझ में आ गया, इतना आ रहा है समझ में आपको। बस अब हम लोग डालेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो चलिए डालते हैं फर्स्ट हेडिंग हमारा है संदर्भ। हमने संदर्भ हेडिंग डाला, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, स्केल से आपको करना है साफ सुथरा बिल्कुल। ठीक है, अब संदर्भ हम इसका भी लिखेंगे। ये जो हमारा है ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक जिसके कवि हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, तो यहां पर हम इसी को चलिए लिखते हैं। तो देखिए अब हम यहां पर संदर्भ लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश महाकवि। अब आपको कवि का नाम लिखना है। ठीक है, इसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, हरिओध। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ठीक है, अब लिखेंगे आगे द्वारा रचित प्रिय प्रवास। देखिए प्रिय प्रवास इनका एक महाकाव्य है, उसी से इसमें पवन दूतिका का एक शीर्षक लिया गया है, प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पद्य भाग जो है इसको आप लोग ब्लैक से लिख दीजिएगा, पद्य भाग। ठीक है, इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो पद्य भाग में संकलित ठीक है, अब आपको लिखना है पवन दूतिका। देखिए इस चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है पवन दूतिका। ठीक है, शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ठीक है, तो हमारा संदर्भ हो गया, यानी कि हमने संदर्भ लिख दिया। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि इतना का आपको व्याख्या करना है। जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना,
होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ठीक है, तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। ठीक है, ऐसे हेडिंग डालना है, लिखना है, हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो इतने वेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उघड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उघड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो सके। ठीक है, तो आपको ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जिस प्रकार आप जानते हैं उस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, समझ में आया, ऐसे ही आपको लिख देना है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, तो हमने आंसर लिखा है, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहती हैं कि अगर कहीं वह दिखाई दे तो उसे वस्त्रहीन मत करना और उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को मिटा देना। ठीक है, तो यही राधा जी लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहना चाहती हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि होठों की कमल मुख में अलंकार बताइए। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये आपका सही होगा, ऐसे ही आपको लिखना है। अब आपका आंसर छोटा छोटा है। पांचवा है जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए, यानी कि जलद का क्या अर्थ होता है और कृषक ललना। तो जलद का अर्थ तो सभी को पता होगा, बादल, तथा कृषक ललना का अर्थ होता है किसान की स्त्री। ठीक है, तो ये होता है इसका अर्थ। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब आपको जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय लिखना है, तो आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का डाल देना है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूं आपको, यहां पर आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। ठीक है, का, क्योंकि 5 का हम कर रहे हैं तो हमें प्रश्नोत्तर संख्या 5 का लिख देना है। ठीक है, फिर ऐसे स्केल की सहायता से इस प्रकार से कर देना है। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 5 का जो का हमारा है, ये क्या है कि आपको जीवन परिचय साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना लिखनी है। ठीक है, तो यहां पर आपको 4 लेखक का नाम दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, सॉरी 3 लेखक का नाम दिया गया है, 3 में से किसी एक का आपको लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 5 का डालना है, क्योंकि इसमें 5 का खा भी है जिसमें आपको कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 5 का आपने लिखा। फिर अगर आपको खा वाला करना है तो आप लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। ठीक है, फिर आप लिख दीजिए। ऐसे ही आपको प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखना है। ऐसे ऐसे आपको करके पूरी कॉपी अच्छे से लिखनी है। जब आपका खंड खा आएगा तो आप ऊपर खंड खा हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, खंड खा डालने के बाद आपको क्या करना है, किस प्रकार से लिखना है वो भी मैं बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे हमारा खंड खा स्टार्ट होता है, आप लोग ऊपर खंड खा डालिए, उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 8 का डालिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अब आपको पूरी कॉपी लिखनी है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरे पेपर सॉल्व करने का एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको कॉपी लिखना कैसे है। ठीक है, एक मैंने तरीका बताया कि इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आप लोग इसी ट्रिक से आप लोग आसानी से लिखते हुए चले जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। कॉपी लिखने का पूरा तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा।